हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडू ऐप। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे 2022-23 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है साइंस का, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आने वाले हैं चैनल पर, ठीक है। राजीव सर, शुभम सर सब करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम करें एंड एट दी एंड हम मार्किंग स्कीम भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्या लेवल है क्वेश्चंस का, किस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। वो अप्रोच सारा कुछ यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। एंड बिफोर मूविंग अहेड, एक और खुशखबरी ये है कि सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है, यानी अगले 24 घंटे के लिए CBSE 25 ये कोड लगा के आप जुनून बैच में एनरोल हो सकते हो विथ अ डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। तो यहां पर आपको 1/4 डिस्काउंट मिल जाएगी और ऑलरेडी जो एक 1500 का आपका जो ईयरली बैच था, ठीक है, उसके सारे गोल्डन रिसोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। ऑल दी फर्दर लाइव लेक्चर्स एंड ऑल दी कंप्लीट सिलेबस का जो भी लेक्चर्स है वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड अलोंग विद ऑल दी प्रीमियम नोट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ 24 घंटे के लिए, ये 25% का डिस्काउंट। और सिर्फ ये जुनून बैच के लिए नहीं है, दिस इज फॉर क्लास 9 अभ्यास, 11, 12 साइंस कॉमर्स सबके लिए है, ठीक है। तो जाके फटाफट से इसको एनरोल कर लो। दिस इज ओनली फॉर 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। तो बिल्कुल मिस ना करें। और आइए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। ओके, सो दिस इज योर 086 कोड का साइंस का पेपर है, 10th ग्रेड 10 CBSE का 2022-23, ठीक है। गलती से यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक हो गया है, दैट इज 70 मार्क्स का, इट इज ऑफ 80 मार्क्स, राइट। और 3 घंटे का है, जैसे अपने को पता है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैंने ये चीज आपको बेसिकली पहले ही बता दी थी कि भाई कितने सेक्शंस, कल बेसिकली अपन ने इसके बारे में बता दिया था, ठीक है, जैसे ही पेपर का अनाउंसमेंट, पेपर रिलीज हुआ। तो देयर आर 5 सेक्शंस इन ऑल, A, B, C, D एंड E, ठीक है। और अगर हम सेक्शन A की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 20 क्वेश्चन कंटेंट है, इसमें से 16 क्वेश्चन MCQ है, 4 क्वेश्चन जो है आपका असर्शन रीजन है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन B की बात करें तो सेक्शन B इज कंटेनिंग इज ऑफ 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर वाला टाइप का क्वेश्चन, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, 30 से 50 वर्ड वाला, ठीक है। सेक्शन C इज ऑफ शॉर्ट आंसर, 7 क्वेश्चन है इसके अंदर और ये आपका 3 नंबर वाला है, 50 to 60 वर्ड्स, ठीक है। सेक्शन D इज ऑफ लॉन्ग आंसर, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, 5-5 नंबर के होंगे, 80 से 120 वर्ड्स, ठीक है। और इसके बाद सेक्शन E जो है, जो 5वां सेक्शन है, यहाँ पर 3 सोर्स बेस, केस बेस, ठीक है, टेबल बेस क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर, और 4 मार्क ईच। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर का अरेंजमेंट है। 5 सेक्शंस, सेक्शन A इज 16 MCQ, 4 असर्शन रीजन, सेक्शन B इज योर 2 मार्क क्वेश्चन, C इज 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, D इज 5 मार्क क्वेश्चन एंड E इज ऑफ 4 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो अब यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस भी हैं। अगर हम B, C और D की बात करें, इवन यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस है, ठीक है। इसके अंदर चॉइसेस है, क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर इंटरनल चॉइस है, 2-2 क्वेश्चंस यहाँ पर चॉइस में दिए हुए सेक्शन B, C और D के अंदर, ठीक है। सो आइए वो तो हम यहाँ पर खैर देखते हुए करते जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे सेक्शन A की तरफ। सो दिस इज योर सेक्शन A, अच्छे से देख लो ये पूरा पेपर। जैसे कि मैंने बोला था कि दिस इज ऑल, मतलब आपको कई बार ऐसे देखने को मिलेगा, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 100% रियल लाइफ एग्जांपल पे बेस्ड है, जैसा कि हमारी एडी बुक में है, ठीक है, जो मैं कल बता रहा था। तो एक बार चेक करना कि चैप्टर 1 से लेके हमने हर चैप्टर के अंदर रियल लाइफ क्वेश्चंस वहां पर एडी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक। और जिन्होंने ऑलरेडी लिया है उन्होंने पिछले वीडियो में भरपूर कमेंट्स करके बताया है, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है वहां पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई इसमें सोडियम क्लोराइड है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ओके, और ड्रॉपर से कुछ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ड्रॉप्स यहाँ पर डाले गए, सल्फरिक एसिड डाले गए, ठीक है। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ, यहाँ पर मॉइस्ट लिटमस पेपर जब रखा है ना, ये कॉर्क लगा के, ये ट्यूब लगा के, डिलीवरी ट्यूब लगा के, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर यानी गीला लिटमस पेपर, यहां से जो आयंस आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करके और कलर चेंज होगा। अब H2SO4 है तो भाई एसिड है, एसिड में कौन सा आयन होता है, H+ आयंस। तो यहां पर जो कलर चेंज होगा, यही पूछा है, द चेंज इन कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर विल बी ड्यू टू H2SO4 एसिड है, डेफिनेटली क्या होगा,
ड्यू टू, अब देखो यहां पर बोला गया प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ H+ आयंस। सीधी सी बात है, H+ आयंस की वजह से ही कलर चेंज यहां पर हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन रेडॉक्स रिएक्शन, अच्छा पिछले वाले में ये अगर मान लो कोई बेस दिया होता तो OH- आयंस की वजह से होता। अगला क्वेश्चन देख लो, इन रेडॉक्स रिएक्शन जो यहां पर दिया है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहां पर कौन ऑक्सीडाइज, MnO2 इज रिड्यूस टू, ये चार में से आपको कौन सा सही है बताना। MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to H2O. MnO2 is reduced to MnCl2 and HCl is oxidized to Cl2. ठीक है, या फिर ये देख लो, MnO2 is oxidized to MnCl2 and HCl is reduced to Cl2. ठीक है, MnO2 is oxidized to MnCl2 and HCl is reduced to, मतलब कौन किसमें ऑक्सीडाइज हो गया और कौन किसमें रिड्यूस हो गया, यानी कौन ऑक्सीडाइज बन के क्या बना, कौन रिड्यूस होके क्या बना, तो आपको ये बताना है। जस्ट रिएक्शन को ध्यान से देखो, विल जस्ट फाइंड इट आउट, कोई चिंता की बात नहीं है यहां पर। ठीक है, तो अब आप सिर्फ इन दो चीजों पे ध्यान दो। यहां पे हुआ क्या है, अगर हम ध्यान से राइट साइड में देखें तो MnO2 में से ऑक्सीजन निकला है, राइट, और ऑक्सीजन निकल के ये किसमें बदल गया, MnCl2 में बदल गया। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन, यानी MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। सही है। दूसरी तरफ अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, क्योंकि HCl में से हाइड्रोजन निकला है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो HCl ऑक्सीडाइज होके क्या बना, HCl में से हाइड्रोजन निकल गया तो क्लोरीन बचा है ना, क्लोरीन बचा है, यानी Cl2। सो आप यहां पर अब आराम से बता सकते हो, द आंसर इज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। कौन सा वाला सही है अपना, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना सवाल कंप्लीट। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज क्वेश्चन को एक बार डायग्राम को ध्यान से देखो, ट्राई टू आंसर योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से एक बार आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या दिया है भाई, सीधे से दिख रहा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है और जल रहा है वो, और फिर ऑक्साइड बन रहा है उसका। अब यहां पर सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन, कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो बताना है। ठीक है, पहला ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या फिर ब्राउन पाउडर नहीं होता ना, कौन सा कलर होता बताओ आपको, कलरलेस गैस इज विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा भाई। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ये सही है ना, जब ये फुलझड़ी की तरह जलता है ये, तो दिस इज करेक्ट ऑब्वियसली। अगला क्या है, रेडिश ब्राउन गैस, नहीं यहाँ पर कोई सल्फर ऑक्साइड नहीं बनता, सो यहाँ पर सही आंसर अपना सी है। ठीक है, ब्राइट लाइट से ये जलता है। एमसीक्यूज भी आपको पढ़ के सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखने के बाद ही आंसर करना, ये समझ में आ रहा है अभी, है ना। विथ रेफरेंस टू, ऐसा नहीं होगा एकदम डायरेक्ट फटफट आप आंसर कर पा रहे, इसमें भी आपको दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू 4 गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पर 4 गैसेस के हिसाब से ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन क्या बोले यहाँ पर देखो, पहला दूसरा तीसरा, ये 4 का सेट दिया हुआ है। एसिडिक ऑक्साइड कौन है, इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन है, चलो देखते हैं। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक होता है। ठीक है, उसके बाद यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, क्लोरीन, तो ये आपका यहां पर सेकेंड वाले में क्लोरीन होना चाहिए, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर है, मतलब ए और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है। पहला वाला कार्बन डाइऑक्साइड,
आई थिंक यार सीधे सीधे बी हो गया ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। अब पूरा सेट आगे का भी देख लो, क्लोरीन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फिर प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के आउटकम में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर, ये जो बी है आपका ये करेक्ट है। आगे भी देख लो, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, कोई चीज ढंग से नहीं जलेगी, कोई भी फ्यूल, तो डाइऑक्साइड नहीं मोनोऑक्साइड बनता है वहां पर, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होगा तो डाइऑक्साइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव है। ओके, next, on placing a copper coin in the container, in the tube containing ferrous sulfate, green vitriol या iron sulfate, what is the observation made? ठीक है, that the ferrous sulfate solution turns blue, turns colorless, remains green। पहले आप समझ लो क्या किससे रिएक्ट कराया जा रहा है भैया। यहां पर बात की जा रही है कि बाहर कॉपर है और उसको रिएक्ट कर रहे हो FeSO4 के साथ, जो कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज कॉपर इज लेस सोल्यूबल देन आयरन। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ही क्यों? नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, द सोल्यूशन विल रिमेन ग्रीन, फेरस सल्फेट ही रहेगा, एंड रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा बेसिकली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखिए, अनीता एडेड, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे यहीं पे कर सकते हो। अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर। देखो, एक जगह पे एसिटिक एसिड, दूसरी जगह पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द पीएच पेपर, एंड कंपेयर द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन। इन दोनों के बारे में क्या कंक्लूजन बोला है? पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक, pH of acetic acid is less than hydrochloric, acetic acid is dissociates completely, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये less, this is mild acid, acetic acid is strong acid नहीं, तो ये दोनों ही C और D तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो ज्यादा एसिडिक है, जो स्ट्रांगली एसिड है, उसका pH कम रहता है। तो किसका pH कम रहेगा यहां पर? हाइड्रोक्लोरिक का। किसका ज्यादा रहेगा? एसिटिक का। सो pH of acetic acid is more than, this is correct, option A is correct, is more than hydrochloric acid। आगे चलते हैं। The formula of 4 organic compounds are as shown। तो यहां पर कुछ 4 कार्बन के कंपाउंड्स दिखाए गए हैं, ठीक है। और आप देखो यहां पर दिस इज क्या इथेन है, इथीन है ये, ठीक है। उसके बाद देखो 2 कार्बन वाला COOH है, सो दिस इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये वाला है इथेन, अल्केन विथ 2 कार्बन। ये वाला है इथेनॉल, ओके। इथीन, इथेनोइक एसिड, इथेन, इथेनॉल, है ना, OH वाला ग्रुप। जिसने भी कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ा है उनको इजीली लग रहा होगा। जो नहीं पढ़ा भाई पढ़ लेना उसके बाद ये चीज, है ना। कितनी सारी सीरीज अपनी बन चुकी है ऑलरेडी, सटीक में भी आएगा, डोंट वरी। अब यहां पर सवाल क्या पूछा वो देखो, दिस इज लाइक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, आप भी ध्यान से देखो। A and B are unsaturated hydrocarbons. Let us see. A और B, क्या ये दोनों अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड मतलब और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है, तो कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वो अनसैचुरेटेड होता है। तो यानी ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है, पर क्या ये हाइड्रोकार्बन है? द आंसर इज नो। यहां पर ऑक्सीजन भी आ गया। दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन, में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये हाइड्रोकार्बन में आएगा। दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन, तो इसलिए ऐसे तो ये यहां पर हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता था, लेकिन दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। तो पहला वाला हमने ड्रॉप कर दिया। C and D आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सवाल ही नहीं है कि वो सैचुरेटेड है, हमने अनसैचुरेटेड रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C। लेट्स सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन A को C में बदल देगा, यानी अल्कीन को हाइड्रोजन ऐड करके कैटलिस्ट निकल, मेरे ख्याल से उसके प्रेजेंस में हम इसको बदल सकते हैं अल्केन में। इथीन को इथेन में, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस।
कार्बन कंपाउंड चैप्टर में 4 तुमको केमिकल प्रॉपर्टीज दिए हैं, उसमें से एक केमिकल प्रॉपर्टी यही है कि अल्कीन को अल्केन में हम बदल सकते हैं हाइड्रोजनेशन करके। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। पर डी वाला भी देख लेते हैं, डी वाला क्या बोला है। दिस इज करेक्ट, वैसे तो आ गया है, पर डी वाला देख लो। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस बी टू डी। अब ना यहां भी कंफ्यूज हो सकते हो, जो लोग चैप्टर पढ़ा होगा उसमें एक रिएक्शन दिया है, दिस इज इथेनोइक एसिड, वो इथेनॉल है। एक रिएक्शन दिया है जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डालने से, अब देखो एक जगह पे इथेनॉल है, एक जगह पे इथेनोइक एसिड है, यानी या तो ऐसा है कि इथेनॉल कन्वर्ट्स टू इथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड टू कन्वर्ट्स टू इथेनॉल। वहां पर जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें क्या दिया है, द रिएक्शन कन्वर्ट्स इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी डी को बी में बदलता है। जबकि यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है पोटेशियम पर मैग्नेट बी को डी में बदलता है। सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन सी ही अपना सही है, हाइड्रोजनेशन करके अल्कीन को अल्केन में बदला जा सकता है। अगला वाला अगेन डायग्राम, और ये सवाल ना एकदम होश उड़ा दे रहा है, क्योंकि कई बच्चे जो है इस डायग्राम पे या ऐसे चैप्टर में लाइव प्रोसेस में, ये कौन देख रहा था लीफ लैमिना के अंदर, इसके अंदर जो डायग्राम है टेक्स्ट बुक में ना, वो पता है क्या दिया हुआ है, ऐसे दिखाया है कि इस लेयर और इस लेयर में काफी ज्यादा ग्रीन पिगमेंट्स दिख रहे हैं। ये अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में, यानी 1 और 4 में नहीं दिख रहे, जितने 2 और 3 में दिख रहे हैं। उस डायग्राम को उतने ध्यान से आपको देखना था और आप तभी आंसर कर सकते थे, क्योंकि सवाल क्या पूछा था, इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल वेयर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, तो आपको बेसिकली जहां क्लोरोप्लास्ट ज्यादा रहेगा वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ऑफ कोर्स लेयर 2 और लेयर 3 में जहां पर ज्यादा पिगमेंट। सो ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में पिक्चर देखने के बाद ही आप ये जो है आंसर सही से कर सकते थे। सो 2 and 3 यानी कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी इज 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड लेयर जो है ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट उसके अंदर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल indicated as X that can absorb the gas which is evolved as a byproduct of respiration. ये बताओ रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट में कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में जो ये एक्सपेरिमेंट जो आपको दिया हुआ एक्टिविटी में, इस वाले में कौन सा वाला, अगेन द एमसीक्यू वाला पार्टी है, ये क्या है जो इसके अंदर रखा गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करेगा इस एक्सपेरिमेंट में, एंड द आंसर इज नन अदर देन ये तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द आंसर इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये CO2 को ऑब्जॉर्ब करने के लिए बहुत यूजफुल रहता है, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर यूज करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है, बहुत ही कॉमर्शियली बहुत ही फेमस नाम है, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव अहेड और देखें भाई सब आगे। 10वां सवाल, इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, अगर एक टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ अगर हम क्रॉस करें, सो क्रॉस पॉलिनेट करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या पूछा है यहां पर, लेकिन ध्यान दोगे तो बहुत आसान है। एक टॉल पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट, ये हो गया पेरेंटल जनरेशन, इनको क्रॉस किया गया, तो F1 जनरेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या आएगा, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकेंड टू सेकेंड, फर्स्ट टू सेकेंड ना, एक सेकेंड, फर्स्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड टू फर्स्ट। सो ऑल दी 4 कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल T स्मॉल t है। देख सकते हो सारे कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, कैपिटल T स्मॉल t। पर फिनोटाइप क्या रहेगा सबका,
ऑल विल बी टॉल, सारे यहां पर क्या रहेंगे, टॉल, यानी फर्स्ट जनरेशन में 100% हो गए टॉल, 4 के 4 यहां पर हो गए टॉल। अब बात करते हैं F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में अब इन दोनों को, इनमें से दो पेरेंट को एज अ पेरेंट यूज करो, तो फर्स्ट विथ फर्स्ट यानी कैपिटल कैपिटल, फिर फर्स्ट विथ सेकेंड यानी कैपिटल स्मॉल, फिर सेकेंड विथ फर्स्ट यानी स्मॉल कैपिटल यानी अगेन कैपिटल स्मॉल, फिर सेकेंड विथ सेकेंड क्या हुआ, स्मॉल एंड स्मॉल। अब अगर हम देखें तो टॉल डोमिनेंट है, तो ये पहले 3 जो है ये टॉल होंगे और लास्ट वाला क्या रहेगा, ड्वार्फ रहेगा। तो 4 में से एक अगर टॉल, 4 में से 3 टॉल है, एक ड्वार्फ है, तो कितना परसेंट हुआ, दिस इज 3/4 लाइक 75% टॉल हुए यहां पर। सो अपना आंसर है 100% एंड 75%, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला ध्यान से देख लो अभी क्या पूछा है। ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें से जो डायग्राम दिया है बहुत आसान है ये, इसमें से सही ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा है वो आपको बताना है, फटाफट से बताओ, चलो चेक करके। यस, सो इसमें देखो स्टेम भी नीचे जा रहा है, रूट भी नीचे जा रहा है, गलत। इसमें स्टेम भी ऊपर जा रहा है, रूट भी ऊपर जा रहा है, गलत। सही ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, स्टेम जाएगा ऊपर, रूट जाएगा जमीन के नीचे। तो अगर एक प्लांट, अगर एक पॉट नीचे गिर गया है तो रूट नीचे की तरफ जाएगा, स्टेम ऊपर की तरफ जाएगा। सी ओनली इज करेक्ट, यहां पर सी वाला डायग्राम सही है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ना कंफ्यूज ये होते हैं बहुत बच्चे, जल्दबाजी पता है क्या करते हैं, सी सही है ना तो सी को मार्क कर दिया। हाँ थोड़ा ध्यान से देखो, ए बी सी, सी हमारा सही है, तो आप सी को मार्क क्यों करोगे भाई, सी सही है तो आप सी ओनली, ये ऑप्शन डी है। अगर आपने सी पे मार्क कर दिया होता तो यहां का सी जो है वो ये कह रहा है कि बी सही है, ठीक है। ये चीज ना थोड़ा सा लॉजिकल होती है, थोड़ा सा जल्दबाजी जो करेगा उसका गड़बड़ हो जाएगा यहां पर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। आगे देखें, और डायग्राम शोन बिलो, तो यहां पर जो डायग्राम दिखाया जा रहा है डिपिक्ट्स पॉलिनेशन, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो यहां से वहां जाने वाला, उधर से इधर आने वाला, यानी ये क्रॉस पॉलिनेशन बताया गया है, यानी डी और बी क्रॉस पॉलिनेशन बताया गया है। सी जो है वो उसी फ्लावर का, उसी प्लांट का फ्लावर उसी प्लांट के इस पे मतलब पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये दोनों यानी ए और सी सेल्फ पॉलिनेशन है, बी और डी क्रॉस पॉलिनेशन, ये तो दिख रहा है अपने को। अब क्या बोला गया है, चूज द ऑप्शन दैट विल शो मैक्सिमम वेरिएशन इन दी ऑफस्प्रिंग्स, यानी जो सीड बनेगा जिस भी पॉलिनेशन से, कौन से पॉलिनेशन में ज्यादा वेरिएशन होगा। अपन को ये पता है कि जितना ज्यादा वेराइटी आएगा, जितना 2 डिफरेंट पेरेंट आएंगे उतना ज्यादा वेरिएशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज ब्रिंग्स वेरिएशन, तो ऑब्वियसली यहां पर बी और डी जो है वो वेरिएशन लाएगा, यानी बी और डी मतलब ऑप्शन बी होगा, ठीक है। लेस वेरिएशन बोला होता तो फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन वाला ए और सी आता था, ठीक है। आगे, कंप्लीट द सर्किट, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन द फॉर सेवरल मिनट्स, ठीक है। एक पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया गया, कैसे, कॉजिंग कनेक्टिंग वायर टू गेट टू बिकम हॉट, मतलब बहुत सारा करंट उसमें फ्लो हुआ, गर्म हो गया वायर। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, अच्छा सवाल पूछा है ये, टेम्परेचर बढ़ेगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, कई बच्चों को ये चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये वाला चीज 10th में तो नहीं है सर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना पड़ जाएगा कि जितनी थर्मल एनर्जी होगी, जितनी हीट होगी, एटम का वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो इफेक्टिव वॉल्यूम लेगा। तो यानी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो आसपास से हट निकल सकता था, पार हो सकता था, अब वो ज्यादा कोलाइड करेगा, क्योंकि एटम जो है वाइब्रेट कर रहा है, इट विल मोस्टली नाउ द चांसेस ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज।
सो द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब याद रखो टेम्परेचर बढ़ेगा सो एटम की इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ेगी, एटम इफेक्टिवली बड़ा लगेगा क्योंकि वाइब्रेट कर रहा तेजी से, तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन उससे टकराए। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। आंसर क्या आएगा यहां पर, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी भी अपने को हम नॉर्मल मेटल के हिसाब से बात कर रहे हैं, आगे जाके 12वीं 12th में तुम थोड़ा सा और लेवल अलग करोगे तो फिर उसमें भी 2 वेराइटीज आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो जो तुम्हारा सवाल है उसमें उस केस में इट इज गोइंग टू इंक्रीज। हाँ, ओके। कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, ये भले ऐसे दिखाया गया है पर मैं तुमको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। ठीक है, और वायर ऐसे रखा गया है। ओके, अब 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि द करेंट इन द वायर कैन रिवर्स, मतलब उस वायर में करंट इधर भी कर सकते हैं हम, इधर भी कर सकते हैं। पोल ऑफ द मैग्नेट कैन बी चेंज, इसको नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन फोर्स एक्ट इन द वायर, कितने डायरेक्शन, कितने पॉसिबल डायरेक्शन है वो आपको बताना है। तो मैं आपको ना एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक बताता हूं इसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम ना उतना टेंशन ना लो, ये ले लो, मान लो ये तुम्हारा एक नॉर्थ हो गया, जो तुमने पढ़ा है उसी हिसाब से मैं बता देता हूं, और ये हो गया साउथ। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। अब वही जो अपन ने लिया था भाई, वायर ले लो, इसमें वायर सपोज ये हो गया वायर ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग सकता है। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन ये, सो मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स कहां रहेगा, ऊपर की तरफ। अभी सिर्फ मैं करंट चेंज करने वाला हूं, करंट को मैं रिवर्स कर दूं, सेम मैग्नेटिक फील्ड करंट को रिवर्स कर दिया, कहां पे आएगा, नीचे। मतलब मान लो ये नॉर्थ साउथ हमने अज्यूम कर लिया इसको। ठीक है, एक ऊपर, अगर करंट इस तरफ है तो ऊपर की तरफ, अगर करंट अपोजिट साइड में तो नीचे की तरफ फोर्स लगा, तो अप एंड डाउन। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूं, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी, ऐसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी। ठीक है, और अब वापस हम करंट को चेंज कर देखेंगे। सो इन दिस केस लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कहां पर है, फिलहाल इस डायरेक्शन में। फोर्स कहां है, देखो फोर्स है नीचे की तरफ, पिछले वाले में भी ऊपर नीचे आया था, अभी भी देखो नीचे आया है। अगर करंट अंदर की साइड में है यानी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट इनसाइड, फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब फोर्स अभी भी वही ऊपर नीचे, मतलब हमने नॉर्थ साउथ अज्यूम किया था फॉर एग्जांपल, तो वही मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया या फिर करंट चेंज किया, दोनों केसेस में सिर्फ 2 ही पॉसिबल डायरेक्शंस आ रहे हैं फोर्स के। सो देयर आर 2 पॉसिबल डायरेक्शंस इन दिस केस। आगे देखें, चलो एक और बेहतरीन सवाल है यहां पर। ठीक है, देखो हम अभी तक एमसीक्यू ही कर रहे हैं, लॉजिक हर जगह पे यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। देयर इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सर क्या है अलग, क्या है, यही सब है। अब देखो यहां पर क्या बोला, एक वायर दिया है, अंदर मेटल कोर वायर, ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन है, और ये वायर का डायमीटर है। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। क्या बोला है, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l। ठीक है, एज शोन द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर would be produced by an increase in the what, क्या बढ़ाएंगे यहां पर, देखो क्या बोला है, द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस वुड बी पॉसिबल या वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन व्हाट। तो आपको ये पता करना है कि लेंथ और एरिया में से वो कौन सा फैक्टर, लेंथ और डायमीटर में से वो कौन सा फैक्टर जिससे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी भाई साहब, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया मतलब यहां पर वही है, अब दिस इज रिलेटेड टू डायमीटर। तो यानी अगर डायमीटर बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, बस वही है ना। द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी पॉसिबल विद इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ द वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं।
Which of the following pattern correctly describes the magnetic field around a long straight wire carrying current? Which of the following pattern correctly describes the magnetic field around a long straight current carrying wire? तो एक सीधा वायर जिसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न वहां पर सही बेसिकली डिस्क्राइब करता है? तो ऑब्वियसली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है. सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट. अब हम आते हैं हमारा एमसीक्यू का 17, 18, 19, 20 16 क्वेश्चंस हो गए. अब ये 17 से 20 तक हमारा असर्शन रीजन है. ठीक है, इसका नियम तो आपको पता ही है. दो स्टेटमेंट्स होते हैं, पहला असर्शन रहता है, दूसरे वाले स्टेटमेंट को रीजन कहते हैं. और यहां पर अगर दोनों स्टेटमेंट सही है and if the second statement that is the reason is correct reason for the first statement that is the assertion, तो हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मार्क करते हैं. अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है पर एक दूसरे को मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी मार्क करते हैं. अगर ए जो है वो सही है पर बी फॉल्स है, यानी असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो हम क्या बोलेंगे? सी. अगर असर्शन ही फॉल्स है, रीजन भले ट्रू है, तो हम बोलते हैं डी. तो यहां पर लेट्स सी दिस क्वेश्चन. असर्शन क्या बोला है? पहला वाला 17 क्वेश्चन देखो. सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. दिस इज ट्रू. सिल्वर ब्रोमाइड यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज ट्रू. ठीक है, पहले चैप्टर में ही है. रीजन क्या है? लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहां पर जो बच्चा ध्यान नहीं देगा मिस्टेक कर देगा. लाइट से वो क्या होता है? एनर्जी अंदर जाती है और वो तब डिकम्पोजिशन होता है. सो बेसिकली इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यानी असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स एंड हेंस यहां पर आंसर क्या आएगा? सी. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट असर्शन है 18th वाला. हाइट इन पी प्लांट. तुम पॉज करके और अपने पहले खुद ट्राई कर सकते हो हर जगह पे. हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड. बोलते ना अपन में भी हाइट जो है पी प्लांट के, अपन भी बोलते ना हाइट इज समथिंग जो थोड़ा जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है एंड ऑल. यहां पर हम वही बोल रहे हैं, हाइट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड है क्योंकि वो एंजाइम्स वाली एफिशिएंसी, एंजाइम्स की क्या एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करता है, कौन से एंजाइम की क्या एफिशिएंसी है. ठीक है. अच्छा, जीन्स जो है उसका ताल्लुक डीएनए से होता है. तो यहां पर देखो, अगला क्या दिया है? सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन. तो वो जो एंजाइम है, कौन से टाइप का एंजाइम? एंजाइम इज बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन. तो बेसिकली हमारा जो डीएनए है वो ही तय करता है कि भाई कैसा प्रोटीन वो बनाएगा, यानी कैसा एंजाइम वहां पर रिलीज होंगे. इसलिए जेनेटिक डिपेंडेंस होता है हाइट या दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे हमने पढ़े. ठीक है, तो जेनेटिक डिपेंडेंस इसलिए होता है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर तरह के एंजाइम जो है वो तभी बना पाएगा जब वो डीएनए उसको अलाउ कर रहा है या डीएनए उस टाइप का है. ठीक है, सो इट इज बेसिकली डीएनए व्हिच डिसाइड्स द हाइट ऑफ द प्लांट और एनीथिंग लाइक दैट. तो यानी दोनों सही है, दोनों सही है एंड दिस इज एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट पार्ट. हेंस ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अगला है असर्शन रीजन. क्या दिया है देखो? एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखो ये वाला तो हमने पढ़ा नहीं है सर, कैसे होगा? देखो हमने पढ़ा है ह्यूमंस का, ह्यूमन 4 चेम्बर हार्ट होते, पता है. 4 चेम्बर होने की वजह से ही लेफ्ट साइड राइट साइड जो है वो प्योर इम्प्योर सेपरेट कर पाता. जिनके पास 4 चेम्बर नहीं है वो ये प्रॉपर सेपरेशन नहीं कर पाएगा, मिक्सिंग को उसमें बेयर करना पड़ेगा. तो यहां पर सही बोला, एम्फीबियंस के पास 4 चेम्बर हार्ट नहीं है. ठीक है, इसलिए दे हैव टू टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड. ठीक है, पहला बात सही है. पर दूसरा देखते हैं, एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विद 2 चेम्बर्ड हार्ट. 2 चेम्बर तो मछलियों में होता है, एम्फीबियंस में तो 3 चेम्बर्ड होता है. तो यहां पर रीजन इज फॉल्स बट द असर्शन इज ट्रू, और इस वजह से अपना क्या आएगा? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स इज ऑप्शन नंबर सी. अगला है असर्शन दिया है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड. सोलिनॉइड पता है ना, वो स्प्रिंग जैसा जो कॉइल रहेगा, उसमें करंट अपन अगर पास करते हैं तो इट कैन रेस्ट इन दी जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अर्थ का जैसा हम ऐसे उसको लटकाएंगे तो वो करंट है उसमें, तो वो और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. दिस इज ट्रू.
Reason, one end of the current carrying solenoid, straight solenoid, behaves as a north pole and the other behaves as a south pole. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैंने तुमको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि जो सोलिनॉइड है अगर एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ की तरह बिहेव करता है मतलब वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो अर्थ पे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ज्योग्राफिकली अलाइन करता है. ठीक है, हालांकि एकदम वो 100% नॉर्थ साउथ नहीं होता, थोड़ा सा एंगल का बेंडिंग होता है, पर हम उसको 10th में तो ऐसे ही बोलते हैं. ठीक है, तो यानी कि यहां पर दोनों बातें सही है एंड ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, आगे अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ. 7 सवाल हैं. ठीक है, 2-2 नंबर वाले, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले. तो यहां पर थोड़ा सा भी हमको लाइन यानी क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन देख लो एक बार, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लो फिर लेट्स स्टार्ट. ओके, a clear solution of Slater line is made by dissolving calcium hydroxide in excess of water. बात तो सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी मिलाते हैं तो क्लियर सोल्यूशन बनता है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है. ऐसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा वो व्हाइट फॉर्म में रहता है, पर जैसे पानी में मिलाएंगे तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है. ठीक है, दिस सोल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर. ठीक है, अगर इसको हवा में खुला रखा जाए द सोल्यूशन, यानी वो जो लाइम वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है, अगर हवा में रखा जाए स्लोली बिकम्स मिल्की एज फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स. क्यों भाई मिल्की क्यों होता है? एक्सप्लेन व्हाई द फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद अ केमिकल इक्वेशन. बहुत ही सीधी बात है. तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है अलॉन्ग विथ वाटर. तो ये जो है ये वाटर सोल्यूबल था, इसलिए सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था, क्लियर था. पर क्योंकि हवा में एक्सपोज किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हुआ और जो नई चीज बनी है दिस इज व्हाइट कलर का पार्टिकल. ठीक है, व्हाइट पार्टिकल है या व्हाइट पीपीटी है विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर. ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स है, इसलिए सोल्यूशन क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है. ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है और वो इसका इक्वेशन हमने बता दिया. बेसिकली वो जो मैंने बोला वो आपको वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, आगे चलते हैं. कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स. ठीक है, डाइल्यूट HCl को 4 मेटल से रिएक्ट करने की कोशिश करी, 4 अलग अलग ट्यूब्स में. पहले कॉपर से, आयरन से, फिर उसके बाद मैग्नीशियम से, फिर उसके बाद जिंक से, और जो भी गैस जिसमें भी इवॉल्व हुआ वो कीर्ति को ऐसे उसने नोट किया है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व. इसमें से कौन सा सही है? तो इसके लिए तुमको यहां पे क्या करना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, और उसमें उस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं ना, हमने हाइड्रोजन से कंपेयर किया हुआ है, तो कौन से मेटल्स ऊपर आते हैं? तो उसमें जिंक आता है, उसमें मैग्नीशियम आता है, उसमें आयरन आता है, लेकिन कॉपर नीचे आता है. मतलब कौन रिएक्शन नहीं करा पाएगा? कॉपर. किसमें गैस इवॉल्व नहीं होगा? कॉपर में. तो दिस इज इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट है. ठीक है, यानी ये वाला करेक्ट है जिसमें गैस इवॉल्व. देखो आयरन में होगा क्योंकि यस द रिएक्शन इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. जिंक में भी होगा बिकॉज जिंक भी हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव वाले में आता है. मैग्नीशियम में भी होगा, गैस इवॉल्व होगा, पर यहां पर नो बोला है, मतलब यहां पर ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर तो रिएक्शन होना चाहिए, गैस इवॉल्व होना चाहिए. हमको क्या बोला है क्वेश्चन कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव द एक्सप्लेनेशन, गिव द इक्वेशन. तो अपना ये 2 करेक्ट है, आयरन और जिंक वाला. इसका इक्वेशन दे दो कि Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 या फिर FeCl3 भी हो सकता है ना, क्योंकि कौन सा वाला आयरन 2 है कि आयरन 3 है उस पर डिपेंड करेगा, राइट. और H2 गैस. वैसे ही जिंक वाले में Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. ठीक है,
तो ये अपना रिएक्शन हो गया। ओके, तो आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन में दिया क्या है। कई बार आप क्या करोगे, गलत वाले को सही करने बैठोगे, पूछा क्या गया है। ये देखो सवाल पूछने का तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां मिस्टेक करते, सब पेपर आ रहा था लेकिन ये गड़बड़ कर दिया, ये गलत पकड़ के उसको सही किया। नहीं, यहां पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट वन एंड गिव द इक्वेशन, नॉट द रॉन्ग वन। ठीक है, ये सब चीजें ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। आगे क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, गिव 4 एग्जांपल्स। बेसिकली आपको डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ट बीट एंड रिफ्लेक्स एक्शन पूछा है। तो दोनों का पहले तो बता दो कि हाँ हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट इज इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी विल से कंट्रोल नहीं होगा। इनवॉलंटरी एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर विल, हार्ट बीट। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इट इज द अर्जेंट एक्शन क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल इमरजेंसी स्टिमुलस। कोई बाहरी ऐसी इमरजेंसी आई जिसकी वजह से ये एक रिएक्शन क्रिएट हुआ। तो ये कोई इनवॉलंटरी नहीं है, दिस इज समथिंग इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, सम अर्जेंट सिचुएशन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये बोल सकते हो कि दिस इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। हार्ट का जो है वो कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन का एक पार्ट रहता है जो कंट्रोल करता है हार्ट बीट। बट दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग होता रहता है थ्रू कंप्लीट, जब तक हम जिंदा तब तक हार्ट बीट करता ही रहेगा। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन रिक्वायर्ड। हार्ट बीट में स्केलेटल मसल का रिक्वायरमेंट नहीं है। हार्ट बीट कर रहा है उसमें थोड़ी ना हमारे हाथ पैर के मसल्स काम आ रहे, यहां पर काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के आप जो पॉइंट्स है वो आप मेंशन कर सकते हो। दैट्स डन। ओके, इसके बाद पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। गॉल ब्लैडर जिसका रिमूव कर दिया गया है उसको ज्यादा ऑयली फूड खाने को मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने डाइजेशन में पढ़ा था एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हमारा जो फैट एमल्सिफिकेशन होता है, बाइल जूस बाइल सॉल्ट जो होता है ना, तो वो बेसिकली जो बाइल सॉल्ट या बाइल जूस जो भी हम कहते हैं, बाइल सॉल्ट स्पेशली, वो कहां से रिलीज आता है, वो कहां से आता है, वो बाइल, वो गॉल ब्लैडर में ही तो स्टोर होता है, वहीं से तो आता है। तो अगर गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया है तो बाइल प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। अगर वो नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ बाइल क्या होने वाला है? इन एब्सेंस ऑफ बाइल यहां पर जो फैट है वो डाइजेस्ट बहुत अफेक्ट होगा। इट इज नॉट, मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल वे में डाइजेस्ट होगा। तो फैट का डाइजेशन इतना अफेक्ट होगा, इसलिए फैट का कंजम्पशन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करना यहां पर जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर। पानी के अलावा कौन कौन सा सब्सटेंस है दैट आर रीएब्सॉर्ब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। हमने सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन पढ़ाया था आपको, अगर आपने पढ़ा है टारगेट 95+ या इसमें कोई भी सीरीज में, तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें क्या क्या रीएब्सॉर्ब होता है भाई? ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड रीएब्सॉर्ब होता है, सॉल्ट भी रीएब्सॉर्ब होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रीएब्सॉर्ब्ड इन द किडनी? किडनी कितना पानी अब्सॉर्ब करेगा, ये कौन से 2 पैरामीटर डिपेंड करता है? कि पहले तो ऑलरेडी बॉडी को कितना बॉडी में पानी है, यानी द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, है ना। एंड द सेकेंड कि कितना यूरिन या कितना जो वेस्ट है वो थ्रो करना है। अगर ज्यादा यूरिया थ्रो करना है तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी यूरिन में पास करने के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ पानी बॉडी को कितना चाहिए। सो दैट 2 फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है। आगे आपका ये डिस्पर्जन वाले पार्ट से आ गया। स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। व्हाइट लाइट गया, 2 वहां पे ऐसे तो 7 कलर्स होंगे, पर ये 2 कलर बताए हैं, येलो और ब्लू। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम व्हिच ऑफ द लाइट मेंशन्ड अबव विल हैव हायर वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा भाई? मैंने बताया था सीधा हिसाब, जिसमें बेंडिंग हो रही है कम उसका वेवलेंथ ज्यादा है। सो सबसे कम बेंडिंग इन दोनों में किसका है? येलो का, तो वेवलेंथ ज्यादा है। एंड सीधे बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, या वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग, तो जिसका बेंडिंग कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, यानी येलो का वेवलेंथ ज्यादा कंपेयर टू ब्लू। ठीक है,
सीधा हिसाब। आप इसको वेलोसिटी से भी रिलेट कर सकते हो वैसे। हाउ विल, अच्छा ये बात है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती इनमें दोनों में, तो यहां पर जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, वो येलो का वेलोसिटी भी ज्यादा है वैसे। ठीक है, आगे स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन द अबाउट डायग्राम, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू, अच्छा वो हो गया ना। अगला है हाउ विल यू यूज two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on the prism emerges out second। okay, तो यहां पर दो आइडेंटिकल प्रिज्म कैसे रखेंगे हम, तो हमको पता ही है न्यूटन डबल प्रिज्म इफेक्ट। तो बेसिकली इसको ऐसे रखेंगे, वन इन्वर्टेड ऑन ईच अदर सच दैट द एंगल ऑफ बेंडिंग इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। हमको कैसे प्लेस करना है, ऐसे प्लेस करना है कि यहां की जो बेंडिंग है, इधर की जो बेंडिंग है, दे आर एग्जैक्टली व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, मतलब अभी तो ऐसे होगा सब, मतलब जितने भी लाइट है सबका। तो सीधी बात है कि यहां पर बेंडिंग जो भी होगा, एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, it will be placed in such a manner that the angle of deflection will be exactly equal and opposite, so that the white light dispersed will be recollected to form white light again। ठीक है, तो आपका ये डायग्राम भी हो गया। अगला है 26th, a lot of waste is generated in neighborhood। आसपास में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, however almost all of it is biodegradable। ज्यादातर जो है उसमें से बायोडिग्रेडेबल है ना, भाजी का छिलका, केले का छिलका, पत्ते, है ना, ज्यादातर चीजें, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, तो ये सब चीजें क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ, तो ये इम्पैक्ट होगा बेसिकली ऐसा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर हमारे आसपास दिखेगा तो उससे फाउल स्मेल आएगी, है ना, उससे क्या बोलते हैं हम, एक तो फाउल स्मेल आएगी, दूसरा उसमें जर्म्स जो ब्रीड करेंगे वो हमारे लिए डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें होंगी। अगला है सी, सेक्शन सी आ गया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 33, अब बहुत ही ये, दिस इज आई थिंक वेरी इजी। ए प्लस बी सी गिविंग ए सी प्लस बी, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, सीधे बात है। ठीक है, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों का एक एक एग्जांपल आप दे सकते हो, एंड आई होप ये आप दे ही सकते हो, तो आई एम नॉट गिविंग इट। ठीक है, इसके बाद 28th क्वेश्चन यहां पर डायग्राम दिया है। अगेन मैं यहां पे, मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव दिस लुक। क्या बोला है, ब्राइन सोल्यूशन बोला, क्लिक कर जाओ भाई क्या है। ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, सिंपल बात है। और क्या क्या चीजें यहां पर बन रही है, वही सारी चीजें। आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड, एंड पहले पूरा पढ़ लो। इन द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप, नेम द प्रोसेस दैट अकर्स, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्लोरोएल्कली प्रोसेस है ये। Why is it called so? क्योंकि क्लोरीन भी बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एल्कली भी बन रहा है, इसलिए। तो सेकंड का तो यही आंसर कर दिया। Illustrate the reaction of the process with the help of chemical equation. So let's see. NaCl प्लस पानी, इस यही है ब्राइन सोल्यूशन। इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यहां पर बना है NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन Cl माइनस है तो ये पॉजिटिव रॉड के पास बनता है। ठीक है, यानी एनोड के पास Cl2 बनेगा, और हाइड्रोजन जो H प्लस है वो कैथोड के पास बनेगा। यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड के पास बनेगा, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस बनेगा, एनोड के पास क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ये आपका रिएक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड क्लोरोएल्कली प्रोसेस, क्योंकि एक एल्कली भी बना है, क्लोरीन भी यहां पर बना हुआ है। ठीक है, बस यही है आपका। लेट्स मूव अहेड, अगला वाला देखें।
द लीव्स ऑफ प्लांट। पर एक देखो यहां पर ना एक और बहुत जरूरी चीज क्या है ना 10th के बच्चों के लिए, कि आपकी मार्किंग स्कीम जो मैं आपको एंड में बताऊंगा वो लोग बहुत सटीक होते हैं। हो सकता है कि यहां पर जो चीजें पूछी गई थी मैंने सब आंसर नहीं किया, एक आध मिस हो गया, एक आध उसमें सब क्वेश्चन मिस हो गया, मतलब है ना। इसमें देखो कंटिन्यूअस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर मैंने ये आंसर कर दिया ये नहीं किया, नेम द प्रोसेस बोल दिया, उसके आगे नहीं बताया कि क्यों बोलते हैं, मार्क्स कट गए। तो ये आपको बहुत जरूरी है, कनेक्टेड क्वेश्चंस को आपको आंसर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे नंबर ये ऐसे स्प्लिट रहता है, ठीक है। और वो वैसे ही मार्क्स मिलेगा, मतलब आपने नहीं लिखा है तो नहीं दे सकता एग्जामिनर मार्क्स आपको, ठीक है। 29 क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ प्लांट वेर कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉइल। अगर पत्ते को पूरा एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया क्या होगा भाई, हाउ मच या हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। भाई अगर उसको तुमने कवर कर दिया तो ना ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, फूड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, है ना ही एक्सचेंज ऑफ गैस कर पाएगा, रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा, है ना। और इसके अलावा और क्या नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन, है ना, लॉस ऑफ जो वाटर होता है जिससे कि पूरा ट्रांसपिरेशनल पुल होता है ना, रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं वैसे, सो वो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बैलेंस होता है प्लांट का उससे, लीफ से, तो वो सारी चीजें जो है अफेक्ट होंगी, जो स्टोमेटल पोर जो है वो बंद होगा, और उससे इतनी सारी चीजें मतलब बेसिकली कवर कर दिया तुमने, ना लाइट पहुंच रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी। हाउ इज द लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ जो है वो कितना मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इफ लिम्फेटिक वेसल्स आर ब्लॉक्ड, अगर लिम्फ वाले वेसल्स को ब्लॉक कर दिया जाए बॉडी में, हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, इलैबोरेट। लिम्फ जो है बेसिकली हमारे बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर को, इंटरसेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा वाटर को खींच के ब्लड में वापस लेके आता है, ठीक है। और सेकेंड, लिम्फ जो है इट इज अ साइट टू स्टोर फैट्स, ठीक है, फैट्स का अब्जॉर्प्शन करके रखता है अपने पास। तो अगर यहां पर जब लिम्फेटिक टिश्यूज ब्लॉक किए जाएंगे तो वाटर रिटेंशन जो है बॉडी में वो रह जाएगा, वाटर मतलब इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर रह जाएगा, ब्लड उसको वापस बैक नहीं ले पाएगा। और फैट स्टोरेज जो वो कर पाता है बॉडी या इंटरसेलुलर स्पेस में जो लिम्फ की तरफ फैट स्टोरेज हो पाता है वो नहीं हो पाएगा, तो फैट्स का बॉडी में स्टोरेज का दिक्कत होने लगे, ठीक है। अगला है, रोहित वांट्स टू हैव एन एरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, स्पेसिफाई द रेंज, ठीक है। उसको क्या करना है, ही वांट्स टू हैव द एरेक्ट इमेज। कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का एरेक्ट इमेज कब बनता है, सिर्फ 5वें केस में, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड, वो तब बनेगा। कनकेव में 6 केसेस होते हैं, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड बनता है, सिर्फ एक केस में वो रियल वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, बराबर, तभी वो यहां पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, बराबर, ऐसे। वर्चुअल इमेज यहां पर फॉर्म होता है, ओके। सो व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या रहेगा, फोकल लेंथ यहाँ 40 दिया है, तो 0 से लेके 40 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रखो, वो ऐसा वाला इमेज फॉर्म करा सकता है। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन बना दिया मैंने। स्टेट वन यूज ऑफ दी, तुम ऐसे मत बनाना, लेकिन स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन दी अबव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस वाले तरीके से इस मिरर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो जो डेंटिस्ट होते हैं, हम जो शेविंग करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम जो मिरर यूज करते हैं वो बेसिकली यही करता है ना, एनलार्ज इमेज फॉर्म कराता है, दैट इज अ कॉनकेव मिरर यूजिंग दिस फिनोमेना, ठीक है। आगे देखें, कितने गया भाई अगला है स्टेट वन भी यूज बोला था हमने, बता दिया। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय देवश्री इन लेबोरेटरी, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो एक लेंस है, तो कौन सा लेंस होगा, ऑब्वियसली इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशर इज 25 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली इंसान का नॉर्मल वही है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दिया है ग्लास का 5 सेंटीमीटर,
व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द लेंस? अपने को मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। और उसके बाद शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई एंड शी ट्राइज टू रीड इट, शी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है भाई, सीधी बात है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, 10 पे हम ऐसे वो कैसे पढ़ पाएगी? तो दूसरा वाले का तो सिंपल रीजन है, उसी का वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, बेसिकली वो सेम ही है, ठीक है। वहां पर भी वही बोलना है। देखो, रवि kept a book at a distance of 10 centimeters from the eyes of his friend Hari. Hari is unable to read because the least distance of distinct vision is 25 centimeter. ठीक है, आते हैं पहले वाले पार्ट पे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। सो फोकल लेंथ यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज द कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है तो +5 सेंटीमीटर है, बराबर। देवश्री यूज, ओके। अब यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 है, तो यानी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पर फॉर्म होना चाहिए वो लेंस यूज करके भी। सो ये अपन ने आए वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है 10 पे भी तो इमेज कहाँ बनना चाहिए भाई? इमेज तो इसका 25 पे बनेगा तो ये इसको देख पाएगी है। तो इमेज डिस्टेंस सेम साइड में 25, तो मैं यहाँ पर इमेज डिस्टेंस क्या बोलूंगा? इमेज डिस्टेंस सेम साइड मतलब वही लेफ्ट साइड में 25, तो -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट 10 जो मैंने बोला वो इधर नहीं, इस वाले केस में नहीं दिया पहले क्वेश्चन में, तो सेकंड में दिया। तो बेसिकली अब इसको यूज करके मुझे पहले तो यू निकालना पड़ेगा, एफ और वी को यूज करके, तब जाके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला विल बी, लेंस है V/U करके अपन करेंगे। सो लेट अस डू इट। 1/f लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, बराबर है। सो 1/U इधर ले लो, सो 1/U इज माइनस है, इधर प्लस हो गया, बराबर, और ये f प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। सो 1/V माइनस 1/f। सो लेट्स डू इट। कितना हो गया? 1/U इज इक्वल टू 1/V यानी 1/-25, और ये 5 है प्लस में, सो -1/5 इंटू 5 कर दो यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो दिस विल बी -1 है ना, ये माइनस को ऊपर भेज दिया, -1 -5 अपॉन 25, कितना हो गया? -6/25। ये 1/U है, तो U कितना हो गया? -25/6। चलो लेट्स पुट दिस, V कितना है? V इज -25 द होल अपॉन -25/6 है ना, V/U, U अपन ने अभी निकाला, -6/25 1/U है, तो U कितना हुआ? -25/6, ठीक है। सो अब ये फाइनली अपना क्या हो जाएगा? -25 अपॉन -25 इंटू 6, ये कैंसिल हुआ, मैग्निफिकेशन इज 6 आ चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, एक बार देख लो भाई फटाफट से। चलो आगे चलते हैं। (32nd क्वेश्चन) A student fixes a white sheet of paper on a drawing board. A student fixes a white sheet of paper on a drawing board, ठीक है। He places a bar magnet, तो मान लो ऐसे रखा है white sheet of paper, उस पे bar magnet रख दिया, ठीक है भाई। In the center and sprinkled some iron fillings uniformly around the magnet. तो पहले पेपर रखा, फिर बार मैग्नेट रखा, उसके आसपास में आयरन फिलिंग्स डाल दिए, ओके। देन ही टैप्स जेंटली, थोड़ा सा ऐसा टक टक किया, क्या हो जाएगा? he observes iron fillings arrange themselves in a certain particular manner, ठीक है। why do the iron fillings arrange themselves in the pattern? तो मान लो ऐसे आयरन फिलिंग मैग्नेट रखा था, आयरन फिलिंग्स रखा था, उसके अराउंड में आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लिया। तो वैसा क्यों अरेंज कर पा रहे हैं? why are they doing this? Because now that small iron fillings, they are behaving as a tiny magnets. They are behaving as a tiny magnets, और बाहर की फील्ड के हिसाब से वो अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। So they are doing because they are now acting as tiny magnets and they are responding to external magnetic field. Why this? Which physical property is indicated by the field lines around the bar magnet? तो क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना उसको। दैट प्रॉपर्टी या दैट थिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है बेसिकली,
स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दो प्रॉपर्टीज कौन सी है? दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे emerge from north outside the magnet, merge into south, inside the magnet from south to north. They are closed circular, they are closed loops, basically closed curves. ठीक है, कई प्रॉपर्टीज है. ओके, अगला है अ कंपास नीडल. इसी के और वाले ऑप्शन में देख लो यहाँ पर, तो बेसिकली एडवांटेज मिल जाता है, इधर ये कर लो या फिर ये कर लो. ठीक है, पर चैप्टर का ही इंटरनल वाला है ये. अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर. ठीक है, करंट कैरिंग वायर के आसपास में कंपास निडल रखा. स्टेट टू ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग. क्या क्या होगा? गिव रीजन फॉर द सेम. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द वायर इज इंक्रीज. अगर वायर है उसमें करंट पास कर रहे हो, बाजू में कंपास निडल है, ज्यादा करंट पास होगा तो नीडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा. सीधी बात है, बिकॉज द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास्ट. किसी वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा उसके अंदर करंट पे डिपेंड कर रहा है वो. ठीक है. द कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर. अब वायर में करंट है, नीडल यहां पर रखा तुमने, डिफ्लेक्शन दिख रहा था. नीडल को दूर लेके जाओगे, क्या होगा? डिफ्लेक्शन कम होगा, बिकॉज जितना दूर लेके जाओगे उतना फील्ड क्या होगा? कम होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. डिस्टेंस ज्यादा होगा, फील्ड कम होगा. इट इज डायरेक्टली, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ठीक है, आगे देखते हैं. वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न. ओजोन लेयर का डैमेज से क्या कंसर्न है भाई? तो बेसिकली ये हमारे ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो हमको सन से, जो यूवी रेज और दूसरे कैंसर रेज आते हैं उससे हमको बचाता है. तो ऑब्वियसली अगर वो डैमेज हो रहा है ओजोन लेयर बाय CFC और सो, तो हमारे लिए खतरनाक है. ठीक है. सो व्हाट आर द कॉजेस? क्यों हो रहा है वही बताया मैंने. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो भयंकर गैसेस है जो हम रेफ्रिजरेटर्स और AC में यूज करते हैं, उसकी वजह से वो डिप्लीट करता है ओजोन को. व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन? तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एजेंसी का आपको नाम दिया हुआ है. तो बेसिकली वो ये कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली कि अब एनवायरनमेंट के लिए ये किया जाए कि भाई 1986 में जो CFC का लेवल था उतना ही उसको मेंटेन करा जाए, या फिर अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन को भी हमको अब और ज्यादा डिप्लीट नहीं करना है. उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, CFC के लेवल को कंट्रोल किया जा रहा है. ठीक है, इतना भी लिख दिया, काफी है. अब यहां पर सेक्शन D की बात करते हैं. सेक्शन D इज योर फोर्थ सेक्शन, जो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 33, 34, 35, 36, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप में. ठीक है, पहला वाला देख लो. सृष्टि हीटेड इथेनॉल. इथेनॉल को हीट किया विथ अ कंपाउंड A in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid and observed a sweet smelling compound B is formed. भाई सीधी सी बात है, जब भी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड आएगा ना तो इसका और कुछ नहीं है, दिस इज एस्टर. सीधी बात है. तो आप तो पहले यहां पर अब देखो, पहले देख लो क्या दिया हुआ है. B is formed when B is treated with sodium hydroxide, back ethanol and compound C is formed. Identify A and C. ठीक है, give one use of A and B and write the chemical reaction involved. तो अपन वो देख लेते हैं. इथेनॉल इज बेसिकली योर CH3 या C2H5OH. एक मिनट, C2H5OH, और इसको किससे रिएक्ट कर रहे हैं? तो ये एस्टर बन रहा है. तो याद रखो, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है. तो ये क्या है? CH3COOH. So when ethanol reacts with ethanoic acid in the presence of H2SO4 जो भी दिया था, it forms CH3COOC2H5. ये तुम्हारा एस्टर हो गया. स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत ही प्यारा खुशबू होता है, अलग अलग फ्रूट्स का इसमें एसेंस होता है इसमें. ठीक है, तो ये तुम्हारा जो दो पूछा गया था ना, कंपाउंड A से रिएक्ट किया तो वो क्या फॉर्म करा रहा है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड B. So this is your A, ethanoic acid. This is your B, the ester, right? When B is treated with sodium hydroxide, यानी कि CH3COOC2H5, ये जो एस्टर है
इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी NaOH से रिएक्ट करते हैं तो वापस से इथेनॉल देता है और कंपाउंड C देता है। तो ये CH3COONA फॉर्म करता है और प्लस C2H5OH देता है, तो इथेनॉल बना। और ये नया कंपाउंड क्या बना, क्या बोला, C बोला है ना, C। सो दिस इज द सोप, इसी को अपन सोप बोलते हैं। आइडेंटिफाई A एंड C, तो A आपका इथेनॉइक एसिड है, C आपका वो सोप है, सोडियम एसिटेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका A एंड C हो गया। गिव वन यूज ईच ऑफ A एंड B, देखो A एंड C आइडेंटिफाई, आप A एंड B बता दोगे गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद गिव वन यूज ईच ऑफ A एंड B, A का यूज क्या है, इथेनॉइक एसिड, विनेगर, फूड कुकिंग सब में काम आता है, ठीक है। एंड किसका यूज बोला है, B का, तो B जो है स्वीट स्मेलिंग है, ये फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है, सोप्स और चॉकलेट्स सब चीजों में इसका एसेंस यूज किया जाता है, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, मैंने लिख दिया। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विथ इथेनॉल, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं, ठीक है, इथेनॉल के साथ, तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, सो गिव द रीजन रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली वो इथेनॉल जो है वो इथीन में कन्वर्ट होता है, वो रिएक्शन आप उसमें चेक कर लेना, ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एंड रेशु बाय मिस्टेक फॉरगेट्स लेबलिंग द टू टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, सजेस्ट द एक्सपेरिमेंट, यानी वो कौन सा केमिकल टेस्ट हो सकता है जो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को बता सकता है सेपरेटली कौन क्या है, ठीक है, बिना उसको कुछ और तरीके से, हम केमिकली टेस्ट करना है, हमको टेस्ट नहीं करना है, केमिकली टेस्ट करना है। कैसे होगा, हाँ जी, तो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के लिए सिंपल याद रखो, इथेनॉल का जो नेचर है, कोई भी अल्कोहल का नेचर न्यूट्रल होता है, एसिटिक एसिड इज ऑब्वियसली देयर, इथेनॉइक एसिड या कोई भी जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक इन नेचर। एक चीज है, तुम मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से तुम जब रिएक्ट करते हो, Na2CO3 NaHCO3 से जब रिएक्ट करोगे, दोनों रिएक्शन दिखा सकते हो, तो इथेनॉल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, पर इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा। क्यों, सोच के बताओ, व्हाई, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, बेस है, बेसिक सॉल्ट है। तो एसिड जब बेसिक सॉल्ट से रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहां फॉर्म होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखेगा, यानी CO2 गैस वहां दिखेगा। यानी अगर तुम एक में इथेनॉल है, एक में इथेनॉइक एसिड है, पता नहीं चल रहा है, दोनों को रिएक्शन, दोनों में कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, जिसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रहा है वो तुम्हारा इथेनॉइक एसिड है, जिसमें नहीं आ रहा है वो इथेनॉल है, सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। Why is it not possible to reconstruct the whole organism from the fragments in complex multicellular organism? क्यों नहीं पॉसिबल है कि फ्रैगमेंटेशन से हम इंसानों के अंदर भाई वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, छोटा सा टिश्यू निकालें और एक पूरा इंसान बना दे। नॉर्मली क्यों नहीं पॉसिबल है जैसे एनिमल्स में होता है? एक बहुत ही सिंपल सा कारण है कि जो यूनिसेलुलर्स होते हैं या छोटे जो हैं, दे आर, उनका सिर्फ सेलुलर लेवल पे अरेंजमेंट है। मल्टी सेलुलर में सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं, स्पेशल टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू अरेंज होकर स्पेशल ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन की अपनी पोजिशनिंग होती है, इतना बड़ा स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। ये सब कुछ एक छोटे से फ्रैगमेंट करके और क्रिएट नहीं किया जा सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, सिंपल है। इसके बाद sexual maturation of reproductive tissues and organs are necessary link for reproduction, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको यहां पर। तो बेसिकली वही बताना है कि दिस टर्म हैज टू बी, इसके अंदर की चीजें कनेक्टेड चीजें आपको बतानी है। तो शुरुआत में हमारी जिंदगी में हमारा बॉडी फिजिकल ग्रोथ करता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब फिजिकल ग्रोथ थोड़ा सा रुकता है एंड बॉडी सेक्सुअली अपने आप को प्रिपेयर करता है, जर्म सेल्स, स्पर्म,
ओवम सब रेडी होता है मेल और फीमेल के अंदर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद बॉडी मतलब देयर आर लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट गोइंग ऑन, लॉट ऑफ मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट गोइंग ऑन, जो होने बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी हैज टू प्रिपेयर जहां पे वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो सके। तो ये सारी चीजें जो है ये जरूरी होती है बिफोर, है ना। सो सेक्सुअल मैच्योरेशन इज वेरी एसेंशियल, ठीक है, एंड हेंस तभी वो रिप्रोडक्शन के अलाइनमेंट में जा पाएगा। आगे हाउ आर वेरिएशंस यूजफुल फॉर स्पीशीज इफ देयर इज ड्रास्टिक ऑल्टरेशन इन नीशेस। मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज में बहुत एकदम से इतना बड़ा चेंज आया तो वैसे भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए छोटे छोटे वेरिएशंस कुछ ऑर्गेनिज्म में स्मॉल स्मॉल वेरिएशन जब होते रहते हैं तो वो उनकी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन में हेल्प करता है उनकी सर्वाइवल में, ठीक है। ये सब चीजें आपको बस इंग्लिश में, अच्छा मार्किंग स्कीम में वैसे भी आपको ये सब चीजें मिलेंगी तो आप वो देख सकते हो। एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। पूरा डिटेल में आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यूट्रस के अंदर जो वो थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जो तैयार होता है ना, दैट इज बेसिकली वेयर द एम्ब्रियो विल गेट इम्प्लांटेड। उसके बाद जो प्लेसेंटा है उसके जो ब्लड वेसल से बेसिकली दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, सारा ग्लूकोज और सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। दे टेक अवे द वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है। और उसमें जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो बेबी को लास्ट में पास करने में भी, है ना, डिलीवरी के टाइम पे भी हेल्प करता है। ओके, कमिंग टू 36th क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो लेट्स सी दिस। यहां पर एक पूरा रूम का स्ट्रक्चर दिया है। एक मान लो ऐसे 5 रूम का एक घर है। रूम नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, बल्ब लगे हैं, जो भी कुछ लगा हुआ है और एक मेन सप्लाई है। आप देख सकते हो सब कनेक्शंस ऑब्वियसली घर में कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। सो दिस डायग्राम अबाउट इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ हाउसहोल्ड सर्किट। The house shown in the above diagram has 5 usable spaces 1 2 3 4 5 where electrical connections are made. For this house, the main have a voltage of 220 volt and the net current of 22 ampere. 220 वोल्टेज है और 22 एम्पियर। 5 घर 5 रूम्स है यहाँ। What is the mode of connection? Obviously पैरेलल कनेक्शन, हाउस होल्ड में पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द स्पेस 4 and 5 हैव सेम रेजिस्टेंस। अब ये कंडीशन बनानी है इसमें, क्या रूम नंबर 4 और 5 का रेजिस्टेंस है, मतलब सेम नंबर ऑफ बल्ब लगे हुए हैं उसमें, ठीक है। जो भी डिवाइस है वो रेजिस्टेंस है, तो 4 और 5 का सेम है। 3 और 2 का दिया हुआ है। 3 का है 20 और सेकेंड रूम का है 30, ठीक है। तो ये आपको रेजिस्टेंस एग्जैक्टली दिया हुआ है। इसके बाद सो 4 और 5 का तुमको एग्जैक्टली रेजिस्टेंस सेम बोला है, मतलब R और R ले लो। 3 और 2 का, 3 का है 20, रूम नंबर 2 का है 30। स्पेस 1 हैज अ रेजिस्टेंस डबल द स्पेस 5। स्पेस 1 का जो रेजिस्टेंस है वो 5 के हिसाब से डबल रेजिस्टेंस है, यानी 2R है। 5 का तो R लिया था हमने, ठीक है। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 5? व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3? तो आप बेसिकली अब इसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा हमको। लेट्स डू इट। तो स्पेस 4 और 5, 4 5 का हम R और R ले लेते हैं, ठीक है। 3 का क्या बोला है? 3 का है 20 ओम, 2 का है 30 ओम, ऑल राइट। और 1 का है ट्वाइस डबल ऑफ 5। तो 5 का R है तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 2R बराबर। अब ये सब पैरेलल में लगे तो फॉर्मूला सीधे होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। सब पैरेलल में है। 1/2R प्लस 1/20 प्लस 1/30 कितना हो जाएगा? ये
इंटू टू, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, है ना, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 + 1 इज 5/2r। सो ये हो गया 5/2r, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 + 20 इज 50/3 to 6, 600। सो 50/600, ये 0 कैंसिल कर दिया अपन ने। सो 5/60। अब ये 1/12, 5 1 5, 5 12 60 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या हो गया, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2r प्लस 1/12, ठीक है। अब 1/r इक्विवेलेंट क्या है, देखो इस पूरे रूम का कंप्लीट जो वोल्टेज है 220 है, कंप्लीट करंट 22 एम्पियर है, तो कंप्लीट रेजिस्टेंस विल बी V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V/I, यानी 220/22 कितना हो जाएगा, 10। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑलरेडी 10 तुमको दिया हुआ है, पुट कर लो यहां पर, 1/10 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 60 + 2R by 24R, तो 24R इज इक्वल टू 600 + 20R, ये इधर आ गया, 24 - 20 कितना हो गया, 4R इज इक्वल टू 600। सो R इज इक्वल टू कितना हो गया, 600/4, दैट इज 150 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहां पर क्या हो गया, 150 हो गया। आपको किसका पूछा था, व्हाट इज दी नेट रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 5, तो स्पेस 5 का वही है, R ही है ना, तो वो आ गया 150। व्हाट इज द नेट करंट इन स्पेस 3, तो अब आप इसको डायग्राम बना सकते हो, स्पेस 3 का करंट भी निकाल सकते हो, स्पेस 3 का करंट भी निकाला जा सकता है। नाउ बिकॉज यू नो द रेजिस्टेंस देयर, तो तुम करंट भी डायरेक्टली वहां का पैरेलल में कनेक्टेड है निकाल सकते हो, ठीक है। अगर पैरेलल में ही कनेक्टेड है 220 का, हर एक चीज पैरेलल में ही है, तो सबका वोल्टेज सेम रहेगा, पर करंट के लिए क्या करोगे, उसका आप रेजिस्टेंस पुट कर देना वहां पर, है ना, जो उसका कितना है, 3 का रेजिस्टेंस कितना है, 20 है, तो रेजिस्टेंस ले लो 20 और वहां पर वोल्टेज ले लो 220, यू विल सॉल्व एंड गेट द, है ना, V इज इक्वल टू IR करोगे, I निकल जाएगा वहां का, ओके। सीधे सीधे, कुछ और करना नहीं पड़ेगा। what should be placed between the mains connection and the rest of the rooms या house, ठीक है, to save them from accidental high currents, obviously fuse लगाएंगे वहां पर हम, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ठीक है। आगे चलें। सो नाउ दिस पार्ट इज डन। अभी आखिरी पार्ट, यानी कि हमारा जो केस बेस या डेटा बेस जो हम बोलते हैं, ठीक है, 37, 38, 39 3 क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन ई के हैं, so let's do it. Two students decided to investigate the effect of water and air on iron objects under identical conditions, ठीक है। They measured the mass of each object before placing it partially immersed in 10 ml of water. दोनों आयन ऑब्जेक्ट का मास चेक किया था, फिर बाद में 10 ml ऑफ वाटर में पार्शियली पुट किया। आफ्टर फ्यू डेज द ऑब्जेक्ट्स वेर रिमूव्ड, ड्राइड एंड देयर मासेस वेर मेजर्ड। दोनों लोहे के ऑब्जेक्ट का मास को पानी में डालने के बाद कुछ दिन बाद उसको मेजर किया गया, ठीक है, निकालने के बाद। एंड नाउ व्हाट दे फाउंड इज, दो ऑब्जेक्ट क्या थे, नेल था और थिन प्लेट्स था। दोनों में रस्टिंग हुई है। बिफोर रस्टिंग उनका मासेस ग्राम में 3 ग्राम और 6 ग्राम है, नेल का 3 ग्राम और प्लेट का 6 ग्राम। वो जब पानी में डालने के बाद कुछ दिन बाद निकाल के जब मेजर किया गया तो उस टाइम पे 3.15 हो गया, 6.33 हो गया, मतलब वेट इंक्रीज हो गया, मतलब ऑब्वियसली ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, रस्टिंग हुई है वहां पर, ठीक है। What might be the reason for varied observation? Yes, their rusting is taken place. और इसमें ज्यादा देखो, वेरिड ऑब्जर्वेशन मतलब इसमें ज्यादा वजन बढ़ा है, 6 से 30 ग्राम बढ़ा है, 30-33 ग्राम, और यहाँ पे 15 ग्राम। सीधी बात है, जितना सरफेस एरिया खुला हुआ रहेगा, प्लेट मतलब ज्यादा चौड़ा है, मोर सरफेस एरिया मतलब मोर रस्टिंग। नेल में एरिया कम है तो उतना कम रस्टिंग हुआ है। In another set of setup, the student coated iron nail with zinc, ठीक है, आयन को जिंक से कोट किया, and noted the iron nail coated
with zinc prevents rusting. They also observed the zinc initially acts as physical barrier, but an extra advantage of using zinc is that it continues to prevent rusting even if the layer of zinc is damaged. Zinc का लेयर निकलने के बाद भी galvanization बोलते हैं इसको. So basically निकलने के बाद भी क्या करता है, वो एक अलग कार्बोनेट सा लेयर बना देता है ना, पतला इनर लेयर जो है वो फिर भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. नेम दी प्रोसेस इन्वॉल्व दिस प्रिवेंशन. तो ये गैल्वेनाइजेशन है, जिंक से कोट करना. गिव एनी 2 अदर मेथड्स फॉर टू प्रिवेंट रस्टिंग. ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, लॉट ऑफ वेज. अगला है देखो यहां पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ आयरन रस्टिंग विल ऑकर द मोस्ट. सबसे ज्यादा रस्टिंग कहां पर होगा, रीजन बताना है आपको, वैलिड रीजन देना है. तो पहला है ए, आयरन बकेट प्लेटेड विद जिंक. ठीक है, प्लेटेड है यहां पर, चलो. दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैविंग अ कवरिंग ऑफ एल्यूमिनियम. तो उसमें आयरन का रस्टिंग तो कम ही होगा, एल्यूमिनियम से कवर्ड है. फिर उसके बाद है अगला, आयरन हिंजेस ऑन द गेट. ये जो इसके हिंजेस है ना, जिससे वो बंद चालू बंद खुलता बंद होता है. तो ये गेट का हिंजेस पे कोई कोटिंग का तो जिक्र नहीं किया है वैसे. और अगला है लास्ट वाला, क्या है, पेंटेड आयरन फेंस. आयरन फेंस है लेकिन वो पेंट किया हुआ है. तो देखो यहां पर भी ये इलेक्ट्रोप्लेटेड है, ये कवर्ड विद एल्यूमिनियम है, ये भी पेंटेड है. जो चीज कुछ नहीं करी गई है सी, उसमें सबसे ज्यादा रस्टिंग होगी. ठीक है. इसके बाद 38 क्वेश्चन देख लो. पूजा हैज ग्रीन आईज. पूजा की आंखें ग्रीन है. हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स हैव ब्लैक आईज. पेरेंट्स का भी, मम्मी डैडी का भी पूजा के ब्लैक आईज है, भाई का भी ब्लैक आईज है. पूजाज हस्बैंड रवि हैज ब्लैक आईज. रवि की भी ब्लैक आंखें हैं, मतलब खाली पूजा ही ग्रीन है क्या भाई. वाइल हिज मदर, अब रवि की मदर का जो है यानी पूजा की जो सास है, ठीक है, उनकी ग्रीन आईज है. एंड फादर हैज ब्लैक आईज. मतलब सिर्फ देखा जाए तो पूरी फैमिली में, पूजा की फैमिली में या रवि की फैमिली में सिर्फ पूजा की आंखें ग्रीन है और पूजा की सास की आंखें ग्रीन है. क्या बात है. आगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ गिवन इंफॉर्मेशन इज द ग्रीन कलर अ डोमिनेंट और रिसेसिव. तुम खुद बताओ अभी आप क्या होगा. ग्रीन कलर यहां पर डोमिनेंट होगा या रिसेसिव ट्रेट होगा. जस्टिफाई योर आंसर. चलो अब सीधी सी बातें हैं. मान लो ये पूजा है, पूजा की मॉम, पूजा के डैड, पूजा का ब्रदर. यहां ब्लैक, यहां ब्लैक, यहां भी ब्लैक, सिर्फ यहां पर ग्रीन आया. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ये ग्रीन फ्लो क्या है, या तो पापा का हो या तो मदर के तरफ से हो, पर वो हिडन है इसलिए यहां पर नहीं डिस्प्ले हुआ. पेरेंट में डिस्प्ले नहीं हुआ, बच्चे में हुआ. मतलब वो जो कैरेक्टर जो बच्चे में आया है वो कैसा होगा, वो रिसेसिव वाला होगा. यानी पूजा के मम्मी के पास भी एक ग्रीन वाला जीन होगा जो यहां पर आया है, पूजा के फादर के पास भी ग्रीन वाला जीन होगा जो यहां पर आया है. मतलब मदर और फादर का दोनों का जेनेटिक कोड ऐसा रहेगा, ब्लैक और ग्रीन. यहां भी ब्लैक और ग्रीन. ब्रदर का ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ब्लैक वाला आया है, या एक कोई भी एक ब्लैक आया है तो भी हो जाएगा. मतलब ब्रदर का कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आइदर ब्लैक ब्लैक आया है या तो ब्लैक ग्रीन आया है. इस वाले में तुम जी भी लिखो या स्मॉल बी लिखो, फर्क नहीं पड़ता. यू कैन टेक ग्रीन के लिए तो तुम स्मॉल बी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है. तो पूजा वाले में दोनों स्मॉल जी आया हुआ है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पूजा, इसलिए ग्रीन आया. तो ग्रीन इज ऑब्वियसली रिसेसिव यहां पर. ठीक है. So on the basis of information, green is recessive. What is the possible genetic combination of Pooja's brothers eye combination? Eye color. तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, आइदर कैपिटल बी दोनों से डोमिनेंट आया हो, या एक से डोमिनेंट दूसरे से रिसेसिव. इन दोनों केसेस में ही वो क्या होगा, ब्लैक. तो आइदर दिस और दिस. ठीक है. अच्छा, सो यहां पर अपने ब्रदर का बता दिया. अगला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आईज. ठीक है. मतलब पूजा की शादी रवि से हुई है, अब रवि और पूजा का जो बच्चा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ग्रीन आईज हो सकती है, क्योंकि यहां पर रवि की मम्मी की भी आंखें ग्रीन है. तो यानी अगर हम बात करें
रवि की मम्मी की आंखें ग्रीन है, मतलब रवि की मम्मी के केस में दोनों जीन जो है, देखो रवि की बात करते हैं अभी। सो रवि की मॉम, रवि के डैड और रवि की आंखें ब्लैक है वैसे तो यहां पर ब्लैक क्यों आया होगा? देखो अब रवि की मम्मी की आंखें ग्रीन है, मतलब ये दोनों के दोनों स्मॉल जी होंगे मम्मी वाले में, और यहां पर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने मान लो कि मैं ये ले लेता, ठीक है। तो रवि वाले केस में क्या है कि रवि वाले में कैपिटल बी है, इसलिए ब्लैक है रवि की आंखें, और दूसरा तो जी है क्योंकि मम्मी की आंखें ग्रीन है, तो मतलब दोनों वहां से ग्रीन ही स्मॉल जी है। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है रवि का, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कैपिटल बी और कैपिटल जी, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रवि, ऑलराइट। और पूजा वाले केस में तो अपन देख लिया है कि दोनों स्मॉल जी है, स्मॉल जी है, स्मॉल जी। अब इनके बच्चों का अगर पॉसिबिलिटी की बात करें, सो देयर इज 4 पॉसिबिलिटी, बी जी, जी जी, बी जी एंड जी जी। सो ग्रीन के होने के 50% चांस है और ब्लैक होने की 50% चांस है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज 1:1, ठीक है, कि उनका बच्चा जो है उनकी आंखें ग्रीन होंगी, 50% चांस है। शो हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल क्रॉस, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा's ब्रदर आर ग्रीन आइड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन। तो आप भी वही है जैसे हमने वहां दिखाया, वैसे पूजा के ब्रदर की बात कर लेते हैं, वहां पर भी सेम चीज जाएगी आगे, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस पेपर का आखिरी सवाल। तो ध्यान से देखना यहां पर क्या बोला है। प्रोजेक्टर की बात करिए, यहां पर कुछ फिल्म है ना, कुछ स्लाइड्स है जो दिखाए जाएंगे। So the above image are that of the specialized slide projector. Slides are small, transparency is mounted in sturdy frames, ideally suited to magnification and projection. Since they have a very high resolution and high image quality, there is a tray where the slides are to be put into a particular orientation so that the viewers can see the enlarged erect images of the present transparent slides. This means the slide will have to be inserted upside down, उल्टा डालना पड़ेगा आगे स्लाइड ताकि वो वहां पे सीधा प्रोजेक्ट करे, ठीक है। To show her students the images of insects that she investigated in the lab, Mrs. Iyer brought a slide projector. Her slide projector produced 500 times enlarged image, an inverted image of the slide on the screen 10 meter away. Based on the text and data given in the above paragraph, what kind of lens must be used? भाई इसमें कौन से लेंस की बात होगी? सीधी बात है, इट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस जो क्या करेगा, एनलार्ज इमेज वहां पर थ्रो करेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से का काम है यहां पर, कन्वर्जिंग वही होता है। If V is the symbol of image distance and U is the symbol of object distance, then with one reason state what will be the sign of V by U. अब देखो इसमें एक सीधी सी बात है कि प्रोजेक्टर वाले केस में होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसका एक इन्वर्टेड इमेज यहां फॉर्म करेगा, या इधर उल्टा रखा था उधर सीधा इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। अब V राइट साइड में है, U लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो V बाय U जो है वो क्या रहेगा, विल बी नेगेटिव, बिकॉज एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड में यहां पर इमेज बन रहा है। अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस विद फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी यहां पर 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बेस्ड ऑन डेटा व्हाट काइंड ऑफ लेंस, अब यहां खुद बोल दिया है कॉन्वेक्स लेंस, देखो आंसर यही मिल जाता है। दिस स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी फोकल लेंथ इज +20, कॉन्वेक्स है इसलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लिखते हैं अपन -21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब तुमको यहां पर क्या निकालना है,
v निकालना है, लेंस फॉर्मूला डालो, गेट द आंसर, ठीक है। प्लेस्ड फ्रॉम द प्रोजेक्टर सो दैट द स्लाइड इज इन द फोकस, तो ये हो जाएगा आपका। और अगर हम बात करें आखिरी, व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस द प्रोजेक्टर an image is formed 3 meter in front of the lens, the focal length of the lens is 14 centimeter, draw the diagram। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डायग्राम बोलना है, not with the scale not required, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज के समाचार यहाँ पर होते हैं समाप्त। बट व्हाट आई वांट इज, हम क्या करेंगे, मार्किंग स्कीम ना, मैं आपको यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये मार्किंग स्कीम है आपको स्पेशली कहाँ पर काम आएगी, जो ये बड़े वाले क्वेश्चन है ना उसमें क्या लिखोगे तो कितना मार्क मिलता है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और यही चीज हमने जो हमारे एडी बुक में ना हमने यही चीज इंक्लूड करी है कि यू कैन सेल्फ इवेल्युएट, आप खुद जो है ना वहां पर एक एक चीजें बेसिकली, जो हमारा सैंपल पेपर वाला चीज भी और आएगा तो उसके अंदर वो चीज और रहेगी, तो बेसिकली ये आपको एक एडवांटेज मिल जाती है। सो विद दिस मार्किंग स्कीम यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या लिखने पे क्या नंबर मिलते हैं, तो आगे जाके यू गेट दैट आइडिया एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाप्त। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन पढ़ाई करते रहें, और कुछ है तो कमेंट करके बताएं। बाय बाय, चलो।